तो वेलकम टू इमेजिन पॉइंट यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। और मेरा क्लास 12th का चल रहा था बेटा केमिकल काइनेटिक्स। तो मैं बता दूं, जिन बच्चों ने मेरा केमिकल काइनेटिक्स का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेक्चर बेटा ना देखा हो, वो जाकर के पहले उन लेक्चर्स को कंप्लीट कर लें। और जब मेरे आप प्ले लिस्ट में जाएंगे ना, तो इंटर का लगभग भाई 55 से 60% सिलेबस तो हो चुका है, वो आप पूरा कवर कर सकते हैं बहुत आराम से। तो जिन लोगों ने भी अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें और अपने इंटर के सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। तो लास्ट दिन पे मैं बात कर रहा था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर। ठीक है, तो एक ऑर्डर और होता है जिसको मैं बेटा बोलता हूँ स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। पेपर में क्वेश्चन तो आते ही रहते हैं कि बेटा स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। तो भाई कुछ रिएक्शनें ऐसी होती हैं जिनमें आपके जितने भी रिएक्टेंट इस्तेमाल करे गए सबका रेट पे फ़र्क नहीं पड़ता है। हो सकता है कि कोई रिएक्टेंट एक ऐसा हो जिसको बढ़ाने घटाने से उसके रेट में कोई फ़र्क ही ना पड़े, मतलब देखने में तो लग रहा है वो सेकंड ऑर्डर की है, मगर भाई वो निकली फर्स्ट ऑर्डर की आई। मतलब एक का तो बेकार बेचारा बैठा हुआ है, उसका तो कोई रेट का फर्क ही नहीं पड़ने वाला। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं यहां पर a प्लस बी से मैं बनाता हूं ए बी। ठीक है, अगर मैं कह दूं ये एलिमेंट्री रिएक्शन भी है, अगर मैं ये कह दूं कि ये रिएक्शन एक स्टेप में हो रही है, अगर मैं ये कह दूं कि ये रिएक्शन एक स्टेप में हो रही है, तो कायदे से तो रेट ला ये बोलता है अगर एक स्टेप में हो रही है ना बेटा, तो रेट जो है वो ए पर भी डिपेंड करना चाहिए और रेट जो है बेटा बी पर भी डिपेंड करना चाहिए। मगर अगर इनमें से कोई भी एक पदार्थ अगर एक्सेस अमाउंट में हो जाए, बच्चा ध्यान से बात सुन लेना, अगर कोई भी एक पदार्थ अगर ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा ना, तो उसको बढ़ाने घटाने से रेट में बेटा कोई फर्क नहीं आता है। कुल मिलाकर कोई चीज़ ज़्यादा हो गई है, कोई चीज़ ज़्यादा है, तो जो है पहले वही ख़त्म कर लो पहले, उसको बढ़ाने से और घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। जैसे अगर मैं समुंदर में एक लोटा पानी डाल देता हूँ जा करके, तो पूछूँ क्या होगा, तो बच्चा कहेगा बाढ़ आ जाएगी। नहीं आएगी बेटा, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी इतना ज़्यादा पानी है कि एक लोटा पानी डालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं समुंदर से एक लोटा पानी निकाल लूँ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पानी बहुत ज़्यादा है। मगर अगर रेगिस्तान में मैं एक लोटा पानी लेके चला जाऊँ तो वहाँ पर उसका बहुत महत्व है, क्योंकि वहाँ पानी की बहुत कमी है। तो बेटा अगर यहाँ पर मेरे पास कोई रिएक्शन जो एलिमेंट्री भी हो सकती है, मगर हो सकता है कि एलिमेंट्री होने के बाद भी रेट सभी रिएक्टेंट पर डिपेंड ना करे, ऐसा केस तब बनता है बेटा जब यहाँ पर कोई एक सब्सटेंस एक्सेस अमाउंट में होगा। तो जो एक्सेस अमाउंट में होगा उसके कंसंट्रेशन में बेटा कोई चेंज नहीं आता है, क्योंकि आप थोड़ा बहुत दिए चेंज हो रहा होगा, वो इतना ज़्यादा है कि कितना खर्च करोगे आप बता ही नहीं पाओगे। तो ये अगर मैं बी एक्सेस में लिखूंगा तो इसका रेट ला लिखा जाएगा dx अपॉन डी टी इजिकल टू के। आप ए की पावर में तो 1 लिखेंगे, आप ए की पावर में तो 1 लिखेंगे बेटा, मगर बी की पावर में आप क्या लिखेंगे 0। ठीक है, तो रिएक्शन जो देखने में सेकेंड ऑर्डर की लग रही थी, रिएक्शन जो देखने में सेकेंड ऑर्डर की लग रही थी, मगर वो निकल बेटा किस ऑर्डर की आई, फर्स्ट ऑर्डर की। मतलब देखने में कुछ और लगे, ठीक है, और निकले कुछ और, तो वही होता है बेटा स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये हो गया स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। मोस्टली जो होता है वो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। तो अगर किसी रिएक्शन का जो ऑर्डर जितना होना चाहिए बेटा अगर उससे कम होके आ जाए, तो उसके लिए मैं बोलता हूँ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। देखो भाई, या तो वो आपके रिएक्शन में किसी एक रिएक्टेंट को एक्सेस लिख देगा, क्या लिख देगा बेटा, एक्सेस लिख देगा, या फिर वो सॉल्वेंट के रूप में वाटर का इस्तेमाल कर रहा होगा। अगर किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोलिसिस कराई जा रही है, अगर किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोलिसिस कराई जा रही है, तो वाटर वहां पर जो होता है वो हमेशा ये माना जाता है कि वो एक्सेस अमाउंट में होगा, और जब एक्सेस में होगा वो लिख के नहीं देगा वाटर कि वो एक्सेस में है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बढ़िया सा एक कन्वर्जन है जिसको मैं बोलता हूँ बच्चा इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ठीक है, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ठीक है, जो मेरे पास केन शुगर गन्ने की शक्कर होती है वो होती है C12
H22O11। अगर मैं इसकी हाइड्रोलिसिस कराता हूँ बच्चा, अगर ये सुक्रोज है तो ये बन जाता है एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बन जाता है बच्चा, और एक मॉलिक्यूल बच्चा आपका फ्रक्टोज का बन जाता है। ठीक है, आप साफ देख सकते हैं कि ये रिएक्शन हाइड्रोलिसिस की है। किसकी है बेटा? हाइड्रोलिसिस की है। पानी यहाँ वो बताए चाहे ना बताए बेटा एक्सेस अमाउंट में होता है, और जब ये एक्सेस में हो गया तो जाहिर सी बात है रेट केवल सुक्रोज पर डिपेंड करेगा। मतलब इसका जो रेट ला है वो dx/dt = K सुक्रोज C12H22O11 की पावर 1 होगा, और पानी की पावर में आपका क्या हो जाएगा 0। अब ये मेरे पास हो गया स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर इसको लेकर के वो क्वेश्चन पूछता है कि मैं सुक्रोज बढ़ाता हूं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, भाई सुक्रोज बढ़ाने से रेट में फ़र्क पड़ेगा, मगर पानी बढ़ाओ चाहे घटाओ कोनो फ़र्क नहीं पड़ना है। ठीक है, इसी तरह से मेरे पास एक सेकंड एग्जाम्पल होता है मेरे पास ईस्टर हाइड्रोलिसिस होता है। क्या होता है बच्चा? ईस्टर हाइड्रोलिसिस। तो जितनी भी आपकी रिएक्शन है जिसमें आपका हाइड्रोलिसिस होना है उनमें आप बेझिझक होकर के उनको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर चिपका दीजिए। ठीक है, ईस्टर क्या होता है बच्चा? CH3COO2H5, ये बेटा ईस्टर है। इसकी अगर मैं हाइड्रोलिसिस कराता हूँ ना बेटा, तो ईस्टर बनता किससे है? एसिड प्लस अल्कोहल से। तो यहाँ पर एक बेटा बन के आ जाएगा एसिटिक एसिड बन के आ जाएगा। ठीक है, और एक बेटा एथेनॉल बन के आ जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर भी चूंकि वाटर इस्तेमाल हो गया है, और वाटर बच्चा एक्सेस अमाउंट में होता है, इसलिए इसका रेट ला जो बनेगा मैं लिख नहीं रहा हूँ, dx/dt = K ईस्टर की पावर 1 और पानी की पावर बेटा क्या 0। तो ये आपको अगर एग्जाम्पल लिखने हैं तो ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर में लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के जब एग्जाम्पल आएंगे तो इसे आप मत लिखिएगा, थोड़ा अवॉइड करिएगा। जब स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर आएगा, जब वो लिख के देगा बेटा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर लिख के देगा, तब आप इनको लिखना चालू करिएगा। अब आपके इंटर के सिलेबस की बात करें तो वहाँ पर मोस्टली जीरो ऑर्डर और बेटा फर्स्ट ऑर्डर है। हम लोग क्या करने वाले हैं? जीरो ऑर्डर के लिए हम लोग रेट इक्वेशन निकालेंगे, रेट कांस्टेंट के का फॉर्मूला निकालेंगे, उसके हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला निकालेंगे और उनके ग्राफ देखेंगे। इसी तरह से यही प्रोसेस करेंगे फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं शुभारंभ करते हैं अपने जीरो ऑर्डर से। कहाँ से बेटा? जीरो ऑर्डर। तो जीरो ऑर्डर क्या होता है ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, जीरो ऑर्डर क्या होता है? अगर किसी भी रिएक्शन का रेट किसी भी रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करेगा, अगर किसी भी रिएक्शन का रेट किसी भी रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करेगा तो उसे मैं बोलता हूं बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बात समझे? तो मैंने यहाँ पर इसको मेरे को क्या करना है, जो रेट कांस्टेंट के है उसका फॉर्मूला डिराइव करना है, और मेरे को हाफ लाइफ टाइम की इक्वेशन डिराइव करना है, और उसके बाद मेरे को कुछ ग्राफ ड्रा करने हैं। उन सबसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आपकी सीबीएसई बोर्ड में 2023 वाले में बेटा क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो मैं बात कर लेता हूं, मेरे पास कोई रिएक्शन लिखी है A से B। ठीक है, A से B। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसका A का कुछ इनिशियल कंसंट्रेशन आप लेके चले होंगे। तो A का मैंने बेटा इनिशियल कंसंट्रेशन मान लिया A0। क्या मान लिया? A0। और जब टाइम 0 था, मतलब रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई है, तो ये भी 0 है। मतलब अभी रिएक्शन जब स्टार्ट ही नहीं हुई है तो ये 0 ये नॉट। जब T टाइम बीत गया तो ये बच गया A बच गया। मतलब A क्या है बेटा? A क्या है? ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन है। मतलब जहाँ पर आपका A लिखा होगा बेटा वो रिमेनिंग कंसंट्रेशन होगा, और जहाँ पर आपका A0 लिखा होगा वो इनिशियल होगा। ठीक है, तो कुल मिला के अच्छा इधर कितना कन्वर्ट हुआ, तो आप भैया A0 में से आपका A घटाएंगे तो इधर कितना, ये A वो है जो बचा हुआ है, तो उधर कितना बना है, तो A0 माइनस A इधर बचा होगा। मतलब अगर कोई पूछे इधर कितना होगा तो भाई A0 तो आपने मान ली 100 ग्राम लेके चले, 80 ग्राम बच गया, तो भाई उधर कितना बन गया 20 ग्राम। ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसका रेट ला लिखूंगा। तो रेट ला चूंकि मैं इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट लिखने जा रहा हूं तो माइनस लिखूंगा, dA/dt हो जाएगा और बराबर में K हो जाएगा, और यहाँ पर मैं A की पावर में क्या कर दूंगा, यहाँ पर 0। ठीक है, ये इसका बेटा रेट ला लिखा जाएगा। बात समझे? माइनस साइन मैंने क्यों लगाया? मैंने आपसे कहा था
कि जब भी मैं किसी रेट को रिएक्टेंट के लिए लिखूंगा बेटा तो वहाँ माइनस साइन लग जाता है, और जब मैं लिखूंगा फॉर द प्रोडक्ट तो वहाँ लग जाता है बेटा प्लस साइन। सर जी ये जीरो क्यों लगा दिया है? अरे भाई कौन से ऑर्डर के रिएक्शन पढ़ रहे हो? जीरो ऑर्डर की पढ़ रहे हो ना, तो वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो इसके आगे बढ़ते हैं भाई यहाँ पर। तो माइनस का ये है dA/dt इज इक्वल टू, भाई किसी की पावर जीरो, कुछ तो बोलेंगे कि सर इसकी वैल्यू तो जीरो हो जाएगी ना भाई, किसी की पावर जीरो हो वैल्यू 1 हो जाती है, मतलब ये हो गया k। अब मैं dt को उधर ले जाऊंगा तो माइनस का dA इज इक्वल टू के डी टी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब यहाँ पर जो बायो वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा सा एक दो इक्वेशंस याद करने की ज़रूरत है, वो भी नहीं याद करना पड़ेगा अगर उन्होंने फिजिक्स में ठीक से पढ़ रखा है, क्योंकि फिजिक्स में इंटीग्रेशन वगैरह इस्तेमाल होता रहता है तो उसमें आपको सिखाया गया होगा। ठीक है, तो मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा बेटा, है ना, ये तो स्मॉल चेंज है, ये भी स्मॉल चेंज है, मेरे को तो टोटल चेंज चाहिए, तो माइनस करके मैंने 1 DA कर लिया, माइनस करके 1 DA कर लिया, और इज इक्वल टू मैंने k कर लिया, k बाहर आ जाएगा, k कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन 1 dt कर दिया। ठीक है, इस तरह से मेरे पास वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? इतना आप ले नोट कर लीजिए, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा। ठीक है, इंटीग्रेट करूंगा तो अगर किसी बच्चे को कहीं पता ना हो, अगर कहीं इंटीग्रेशन 1 dx लिखा है तो इसकी वैल्यू बेटा x आती है। ठीक है, अगर मैंने कहीं पर 1 का इंटीग्रेशन करा है विद रिस्पेक्ट टू dx तो वैल्यू x आती है। तो देखो यहाँ पर अगर यहाँ पर dA है तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस की a आ जाएगी k। अगर आप 1 का करेंगे तो 1 का करने पर तो यही आ जाएगा, तो t आ जाएगा, प्लस यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? अगर आपके पास इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं लगी है, ठीक है, अगर आपके पास इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं लगी है तो आपको वहां पर कांस्टेंट लगाना पड़ता है, उसको मैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलता हूं, जो मैंने c लिख लिया। ठीक है, अब ये लिख लिया मैंने माइनस a इज इक्वल टू के टी प्लस सी, इक्वेशन नंबर मैंने 1 डाल दिया। ठीक है, अब दिक्कत ये है कि जब तक मेरे को ये कांस्टेंट नहीं पता होगा तब तक आगे हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस कांस्टेंट को मेरे को ज्ञात करना, फाइंड करना है कि तुम हो कौन। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, तो देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग बेटा इनिशियल कंडीशंस में जाते हैं। ठीक है, अगर इनिशियल की बात करें तो इनिशियल में हमको काफ़ी कुछ पता होता है, बीच का तो नहीं पता हमें कुछ। ठीक है, तो हम जाते हैं फॉर इनिशियल कंडीशन। फॉर इनिशियल कंडीशन क्यों जा रहे हैं बेटा ये हम लोग? क्योंकि हमें सी फाइंड करना है। अच्छा, इनिशियल में टाइम बेटा जीरो था, टाइम बेटा क्या था? जीरो था, और जो ए था, जो ए इस समय क्या है? ए वो वैल्यू जो बच रही थी, तो वो शुरुआत में तो ए नॉट के इक्वल होगी, तो ए बराबर क्या होगा? ए नॉट। ठीक है, जब मैं इनिशियल की बात करूंगा तो बेटा टाइम तो जीरो होगा, टाइम जीरो होगा, मगर जो ए होगा वो किसके इक्वल होगा? ए नॉट के। मतलब जिस समय आप ये लगाएंगे उस समय भाई, जिस समय आप स्टार्टिंग करेंगे वहां पर आपका ए जो बचा हुआ अमाउंट था वो तो शुरुआत के अमाउंट के बराबरी तो होगा ना बच्चा। तो ये एक साथ मैं पुटअप कर दूंगा, यहाँ अलाउ लगा देते हैं, तो माइनस का ये हो गया ए नॉट, इनिशियल में यही तो वैल्यू थी, के इंटू ये हो गया जीरो प्लस का सी, ये तो जीरो हो गया भाई, तो मैंने सी फाइंड कर लिया, सी बराबर माइनस का ए नॉट निकल आया। मैंने क्या फाइंड कर लिया? मैंने बच्चा सी फाइंड कर लिया। ये सी हम लोगों ने क्यों फाइंड करा है? ताकि मैं अपनी इक्वेशन नंबर 1 में सी को लगा सकूं। इतना आपने नोट कर लिया होगा, उम्मीद है कई सारे बच्चे अब रेगुलर मेरे साथ टच में आ गए हैं, जो मेरे लेक्चर लगातार देख रहे हैं। बेटा आप उसका वॉच टाइम भी देखते हैं कितना आता है। तो देखो भाई यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 1 में मैं सी की वैल्यू पुटअप कर दूंगा, तो लिख देता हूँ पुट द वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में आप इसका मान लगा देंगे, तो इक्वेशन 1 क्या है? माइनस ए इज इक्वल टू के टी प्लस सी। अब मैं सी का मान यहाँ घुसेड़ने वाला हूँ। ठीक है, तो माइनस का ए इज इक्वल टू के टी, ये हो गया माइनस का ए नॉट। ठीक है, सी की वैल्यू आपके पास है माइनस का ए नॉट। ठीक है, इसको जरा उधर ले जाओ तो ये बन जाएगा ए नॉट माइनस ए इज इक्वल टू, मैंने लिख लिया के टी। देखो ये इक्वेशन भी आपसे कह सकता है डिराइव करो, ये इक्वेशन भी कह सकता है डिराइव करो, या फिर कह सकता है कि आप इन टर्म्स ऑफ के लिख दो, या फिर आपसे कह सकता है इन टर्म्स ऑफ के। अगर मैं यहाँ से के को लिख लूँ, यही लिख लेता हूँ, अगर मैं यहाँ से के का मान, के का मतलब क्या होता है? आप भूल चुके हैं क्या? अरे के का मान भाई रेट कांस्टेंट होता है भैया, तो जीरो ऑर्डर के लिए क्या निकलेगा? ए नॉट माइनस ए अपॉन टी। तो अगर आपसे कभी फॉर्मूला पूछ दे
कि भाई जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, तो आप बता सकते हैं ए नॉट। अब यहाँ पर अगर आपको सारे मतलब नहीं पता हैं तो फिर आप मतलबी इंसान है, फिर आपको जानकारी नहीं है, फिर आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे बेटा, ठीक है। तो बेटा ए नॉट मेरे पास जो होता है वो होता है इनिशियल कंसंट्रेशन। सुन रहे हैं भाई मैं क्या कर रहा हूँ? ए नॉट मेरे पास क्या होता है बच्चा? इनिशियल कंसंट्रेशन। ए क्या होता है? जब भैया टी समय जब गुजर जाएंगे, टी समय जब पास हो जाएंगे, उसके बाद कितना बचेगा वो मेरे पास ए है, ठीक है, और टी मेरे पास टाइम है। तो यहाँ तक तो एक फॉर्मूला आ गया। अभी इन सबसे मैं ग्राफ ड्रा करूंगा, परेशान मत होइए, अभी मैं इन सबसे ग्राफ ड्रा करूंगा, मगर उसके पहले मैं इतनी जगह में देखो, अगर आपसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला पूछता है तो आप बताएंगे K इजिकल टू ए नॉट माइनस ए अपॉन टी। ग्राफ के लिए भी मैं इस इक्वेशन का इस्तेमाल करूंगा फिर से, क्योंकि ये लाइन की इक्वेशन है y बराबर एम एक्स प्लस सी, वो देखता हूँ अभी, ठीक है। फिलहाल हम लोग पहले बात कर लेते हैं अपने हाफ लाइफ टाइम की। जब दोनों फॉर्मूले आ जाएंगे उसके बाद हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे। हाफ लाइफ टाइम होता है T1/2। ये होता क्या है सर जी? देखो भाई, किसी रिएक्शन के आधा कंप्लीट होने में, किसी रिएक्शन के हाफ कंप्लीट होने में, ठीक है, जितना भी समय लगता है उसे मैं हाफ लाइफ टाइम बोलता हूँ। जैसे मान लो मैंने किसी रिएक्टेंट के 100 मोल लिए, इनिशियल में मैंने कितने मोल उठाए बेटा? 100 मोल उठा लिए, ठीक है। तो 50 मोल बचने में कितना समय लगा? वो हाफ लाइफ टाइम। अगर मैंने 80 मोल लेके चला हूं तो 40 मोल बचने में कितना समय लगा? वो हाफ लाइफ टाइम, ठीक है। अगर मैं 30 मोल लेके चला हूं तो 15 मोल बचने में जो समय लगेगा उसको मैं क्या नाम दूंगा बेटा? हाफ लाइफ टाइम। तो उसके लिए मेरे को डेरिवेशन चाहिए, क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हाफ लाइफ टाइम को हम लोग T1/2, 1/2 मतलब आधा हो गया, या ऐसे लिख सकता हूँ T 0.5 करके भी लिखा होता है, बात वही है। 1/2 का मतलब 0.5 होता है। तो देखो मैं अब इस इक्वेशन से अपना हाफ लाइफ टाइम लगाऊंगा, मेरे पास लिखूंगा, मेरे को हाफ लाइफ टाइम अभी चाहिए फॉर द जीरो ऑर्डर के लिए। ये जीरो ऑर्डर के लिए मेन इक्वेशन है जो किसी भी टाइम पे एप्लीकेबल है, मतलब किसी भी टाइम के लिए हो। रिएक्शन 50% कंप्लीट हो तब भी एप्लीकेबल हो जाएगी, रिएक्शन 60% कंप्लीट हो तब भी एप्लीकेबल हो जाएगी, रिएक्शन 70% कंप्लीट हो तब भी एप्लीकेबल हो जाएगी, मगर जब 50% कंप्लीट होगी तो उस समय जो समय है वो हाफ लाइफ टाइम, ये केवल उस जगह पे एप्लीकेबल होगा जहां रिएक्शन आधी कंप्लीट होगी, ठीक है। बात समझ रहे हैं? ये बेटा केवल उस जगह पे एप्लीकेबल होगा जहां पर रिएक्शन आधी कंप्लीट होगी, ठीक है। तो मैं लिख लूंगा वी नो डैट, हम जानते हैं, आप जानते हैं कि नहीं? वी नो डैट, ये हम लोग जानते हैं। तो K इजिकल टू ए नॉट माइनस A/2, ये हम लोग जानते हैं। अच्छा, अब हाफ लाइफ टाइम लगाना है, तो हाफ लाइफ टाइम का सॉरी 2 कहाँ से आ गया? 2 कहाँ से आ गया? T है, ठीक है। तो हाफ लाइफ टाइम लगाना है तो T के बदले में T हाफ लगाऊंगा। ये बताओ, जब T के बदले T हाफ लगाओगे तो हाफ लाइफ टाइम में किसे बोल रहा था? जो रिमेनिंग वाला है, जो रिमेनिंग बचा हुआ है वो इनिशियल का आधा बचेगा, ठीक है। हाफ लाइफ टाइम में कब लगाऊंगा? जो रिमेनिंग वाला है, रिमेनिंग वाला यहाँ A है, रिमेनिंग वाला यहाँ A है, और यहाँ पर इनिशियल का आधा बचेगा। इनिशियल A नॉट होता है, A0/2, मतलब जिस समय मैं T के बदले T हाफ लगाऊंगा उस समय यहाँ पर A के बदले आपको A0/, जिस समय इनिशियल का आधा बच्चा, जो रिमेनिंग होता है, जो रिमेनिंग होता है, जिस समय इनिशियल का आधा बचता है उसे मैं बोलता हूँ बच्चा उसका हाफ लाइफ टाइम। बात समझे? तो अगर जिस समय इसको पुटअप करूंगा तो उस समय मैं इसको पुटअप करूंगा। ये बिल्कुल वैसे ही, ये कुछ चीज़ें आपस में कनेक्टेड होती हैं, कुछ चीज़ें आपस में बेटा कनेक्टेड होती हैं। जैसे मैं कहूँ कि 8 से 9 में कोई रात में नाटक आता है, ठीक है, मैंने कहा 8 से 9 में कोई फलना ढिमका नाटक आता है, ठीक है, तो इस नाटक का नाम था फलना ढिमका, ठीक है। अब मान लो ये नाटक चल रहा था, तो अगर मैं कहूँ कि 8 से 9 बजा है, 8 से 9 के बीच का टाइम हुआ है, तो सीधी सी बात है फलना ढिमका नाटक चल रहा होगा। या अगर मैं ऐसे बोल दूं कि अभी फलना ढिमका नाटक चल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो समय होगा वो 8 से 9 के बीच ही तो बचा होगा। तो यही मतलब है, कुछ चीज़ें आपस में बेटा कनेक्टेड होती हैं। तो अगर T के बदले T हाफ लगाओगे तो बेटा जो रिमेनिंग होगा इनिशियल का आधा लगाना पड़ेगा। दोनों मैं एक साथ यहाँ पुटअप कर दूंगा।
तो K इजिकल टू बेटा ए नॉट तो बेटा ऐसे ही रहेगा, ए नॉट तो बेटा ऐसे ही रहेगा, माइनस ए के बदले भी क्या हो गया ए नॉट बाई टू, ठीक है, अपॉन में टी के बदले क्या हो जाएगा टी हाफ, ठीक है। अब बताइए ये पूरा ए नॉट, ये आधा ए नॉट, तो ओवरऑल आधा ए नॉट बचेगा, तो ये हो जाएगा ए नॉट, 2 को मैं नीचे ले जाऊंगा तो ये हो गया 2 टी हाफ, ठीक है। अगर मैं यहाँ से टी हाफ का मान निकाल लूँ, किसका मान निकाल लूँ टी हाफ, तो रेट कांस्टेंट नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए नॉट अपॉन में 2k हो जाएगा। तो आप देखिए ये मेरे पास इक्वेशन आ गई हाफ लाइफ टाइम फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मेरे पास इक्वेशन आ गई हाफ लाइफ टाइम फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसको देख के साफ क्लियर हो रहा है कि हाफ लाइफ टाइम जो होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली होता है। इसको देख के साफ साफ समझ में आ रहा है भैया कि जो आपका हाफ लाइफ टाइम होता है वो बेटा ए नॉट के, ए नॉट क्या होता है बेटा इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कोई रिएक्शन 100 मोल के साथ स्टार्ट करूं तो उसका कुछ हाफ लाइफ टाइम होगा, ठीक। अगर मैं उसी रिएक्शन को 200 मोल मैंने डबल कर दिया के साथ स्टार्ट करूँ ना तो उसका हाफ लाइफ टाइम भी डबल हो जाएगा। अगर मान लो मैंने कहा कि मैं ए नॉट को 300 मोल के साथ स्टार्ट करूँ तो भी आपका हाफ लाइफ टाइम चेंज, मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे आप इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज करेंगे, जैसे जैसे आप इनिशियल कंसंट्रेशन बदलेंगे ना वैसे वैसे ये बदलेगा। वो कैसे बदलेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये डायरेक्टली वेरी कर रहा है इस वजह से। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ये मेरे पास जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन आ रखा है CBSE बोर्ड 2023 में और हाफ लाइफ टाइम के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इसके बाद मैं बताता हूँ इसमें कौन कौन से ग्राफ आपको पढ़ने चाहिए जो आपके बोर्ड एग्जाम प्लस नीट लेवल या जेई मेंस लेवल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जीरो ऑर्डर के लिए ये मेरे पास रेट कांस्टेंट की इक्वेशन हो गई है और जीरो ऑर्डर के लिए मेरे पास ये हाफ लाइफ टाइम का डेरिवेशन हो गया है, ठीक है। इतना फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, ठीक भैया, बना लिया होगा। अब देखो मैं ये जो डेरिवेशन है ये रफ कर देता हूँ क्योंकि इधर वाले को मेरा थोड़ा काम है। तो अब मैं पहले ये बताऊँगा कि आपको यहाँ पर कौन कौन से ग्राफ सीख लेने चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ बताऊंगा कि आपको कौन कौन से ग्राफ, तो मैं ये सब रफ कर दे रहा हूँ क्योंकि इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे को जितना काम है वो मैं रफ नहीं करूँगा, ठीक है। इतने को मेरे से काम है, मेरे को इससे काम है मतलब, ठीक है। तो ये रफ नहीं करूँगा। देखो आपको ग्राफ कौन कौन से पढ़ लेने हैं। पहला आपको 3 ग्राफ टोटल देख लेने चाहिए, ठीक है। जितने भी आप ऑर्डर पढ़ें, जीरो ऑर्डर पढ़ें तो भी आप ये 3 ग्राफ देख के रखिएगा। आप फर्स्ट ऑर्डर पढ़ें तो भी आप ये 3 ग्राफ, जब जेई नीट का बैच लगेगा बेटा तो उसमें आपको सेकेंड थर्ड सब बताया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला तो आप ग्राफ ड्रा करेंगे कंसंट्रेशन ए वर्सेस टाइम। पहला ग्राफ आप इसके बीच ड्रा करेंगे, मतलब भाई टाइम के साथ कंसंट्रेशन में क्या चेंज है, तो वो ग्राफ तो बेटा यहाँ से आ जाए क्योंकि यहाँ पर ही टाइम। और देखो ए नॉट क्या होता है सर, जो ए नॉट होता है वो एक इनिशियल कंसंट्रेशन है और जब कोई रिएक्शन स्टार्ट होती है तो उसका जो इनिशियल वो तो एक फिक्स वैल्यू होती है, अब इतने से लेके चलोगे ना, मगर जो ए है वो लगातार समय के साथ घटता रहता है। तो ए वेरिएबल है, मतलब इस पूरे में आपका टाइम वेरिएबल है और आपका ए वेरिएबल है। के तो कांस्टेंट है और जो इनिशियल आप लेके चले थे बेटा वो भी आपकी एक कांस्टेंट वैल्यू है। दूसरा जो आपको ग्राफ ड्रा कर लेना है वो रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट वर्सेस आपको ड्रा कर लेना, रेट वर्सेस टाइम, ठीक है। रेट वर्सेस टाइम या फिर कंसंट्रेशन कर लेते हैं, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ए, ठीक है। दूसरा आपको ये ड्रा कर लेना है और तीसरा आपको ड्रा कर लेना है यहाँ पर हाफ लाइफ टाइम और इसका तीसरा ड्रा कर लेना है हाफ लाइफ टाइम और आपका वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। क्योंकि ऐसा है ना कि अगर मैं इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ाता हूँ तो फिर वहाँ पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखो ये 3 ग्राफ आपको ड्रा करने चाहिए, आपको ये 3 ग्राफ सीखने चाहिए, इनसे ही क्वेश्चन आता है, बात समझे नहीं, ठीक है। अब मैं पहला ड्रा करता हूँ, ठीक है। मैं पहला ड्रा कर लेता हूँ, जब पहला ड्रा कर लूँगा तो मैं इसे रफ कर दूंगा, ठीक है। तो मेरा जो पहला ग्राफ है, मेरे पास जो पहला ग्राफ, देखो बहुत बच्चे रटते हैं कि भाई ये ग्राफ, नहीं, देखो एक तो मेरे को कंसंट्रेशन ए और टाइम, समय के साथ ए बदल रहा है, समय के साथ ए नॉट नहीं बदलता है। ए नॉट तो एक फिक्स वैल्यू, हाँ मैं कोई रिएक्शन दूसरी स्टार्ट करूँ उसमें मैं अपना ए नॉट बदल दूँ तो टी हाफ क्या बदलेगा वो ये वाला होगा, ठीक है। तो पहला हो गया मेरे पास कंसंट्रेशन ए
और वर्सेस यहाँ पर टाइम को मैं टी लिख लेता हूँ। तो ये ग्राफ है, ठीक है। तो देखो कंसंट्रेशन ए और टाइम टी आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसे y बराबर एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। देखो ये लिखा है माइनस ए, तो मैं इसको कर लेता हूँ a इज इक्वल टू, क्यों माइनस जब मैं इधर भेजूंगा, देखिएगा ध्यान से, माइनस मैं इधर भेजूंगा तो माइनस का के टी हो जाएगा और प्लस का ए नॉट, ठीक है। अच्छा बताइए इस पूरी इक्वेशन में आप सोचिए ना, इसमें क्या क्या कांस्टेंट है बेटा। रेट कांस्टेंट है, और जो इनिशियल, मैं इनिशियल नहीं बदल रहा हूँ, इनिशियल तो मैं एक लेके चलाऊंगा शुरुआत से ही वही, ठीक है। तो यहाँ पर समय बदल रहा होगा और समय के साथ जो रिमेनिंग है वो लगातार बदल रहा होगा। तो इक्वेशन को आप कंपेयर कराएंगे y बराबर एम एक्स प्लस सी से, आप इससे कंपेयर करा लेंगे। तो ये y है, ये m आप जानते हैं स्लोप होता है, c बेटा इंटरसेप्ट होता है और x वेरिएबल। तो देखो ये ग्राफ ऐसे ड्रा होगा, यहाँ पर लिखेंगे y वाला टर्म, y मतलब कंसंट्रेशन हो गया, वो a हो गया, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे x वाला टर्म जो कि टाइम, देखो y और x इसमें वेरिएबल होता है, तो यहाँ वेरिएबल a है जो कि यहाँ पर आ गया, यहाँ x है जो कि t के बदले इधर t बढ़ेगा बेटा, है ना। अब देखिए यहाँ पर जो x के आगे जो लिखा होगा वो होता है स्लोप होता है। क्या होता है स्लोप, ढाल क्या है, ढाल क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर स्लोप है माइनस के, ठीक है, क्योंकि t के आगे जो लिखा होगा वही तो स्लोप होगा। तो माइनस में स्लोप है, स्लोप मतलब माइनस में भाई, या तो ग्राफ ऐसे ऊपर जाता हुआ बनेगा लाइन का, या फिर नीचे आता हुआ बनेगा। तो ये बेटा ऊपर नहीं बल्कि नीचे आता हुआ बनेगा। तो इस तरह से ऐसा ग्राफ आएगा, ठीक है। ऐसे ग्राफ नीचे क्यों जा रहा मैंने बता दिया, क्योंकि जो स्लोप की वैल्यू है, स्लोप की वैल्यू है बच्चा माइनस एम। अब ये रहा इंटरसेप्ट, इतना इंटरसेप्ट हुआ है, यहाँ तक इंटरसेप्ट है, और इंटरसेप्ट की वैल्यू सी है, सी मतलब ए नॉट, मतलब जो इंटरसेप्ट है बच्चा, जो इंटरसेप्ट मतलब अंताखंड है वो बेटा ए नॉट है। कुल मिला के बात समझ में आ गई। तो अगर आपसे कभी कंसंट्रेशन और टाइम का जीरो ऑर्डर के लिए बता रहा हूँ, किस ऑर्डर के लिए बता रहा हूँ बेटा, जीरो ऑर्डर के लिए बता रहा हूँ, कि अगर बेटा कंसंट्रेशन और टाइम के बीच अगर ग्राफ पूछ देता है बेटा, तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। और ऐसे नीचे क्यों जा रहा है, क्योंकि स्लोप आपका माइनस में आ रहा है। ये y है जो a के इक्विवेलेंट है, a मतलब कंसंट्रेशन, ये x है जो कि टाइम के इक्विवेलेंट है, जो माइनस k है वो स्लोप है, चूंकि माइनस k है, स्लोप की वैल्यू माइनस k है, स्लोप की वैल्यू माइनस k है, ठीक है। और यहाँ पर इंटरसेप्ट बेटा कितना है, a नॉट। तो इस तरह के न्यूमेरिकल को आपको ये ग्राफ ड्रा कर दे और आपसे पूछे ये जीरो ऑर्डर का है, तो बताओ इंटरसेप्ट की वजह कहेगा इनिशियल इतना था, इनिशियल, अब इनिशियल तो इंटरसेप्ट है मेरे पास, और कहेगा भैया क्रेट कांस्टेंट इतना था, तो बस उसमें माइनस चिपका दो, स्लोप आ जाएगा। तो बात समझ रहे हो। तो ये मेरा पहला ग्राफ, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, ये मैं इसको रफ कर देता हूँ। दूसरा जो मैं ग्राफ ड्रा करूंगा वो आपका हो गया रेट और बेटा कंसंट्रेशन के बीच है, ठीक है, रेट और कंसंट्रेशन के बीच, ठीक। तो देखो दूसरा ग्राफ है मेरे पास, सेकेंड ग्राफ दिख रहा है भाई, हाँ दिख रहा है, जो है वो है रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, मैं जीरो, इसके लिए आपको क्या हो, चूंकि रेट लिखना है तो आप रेट ला लिख लिया करो। तो बताओ रेट ला क्या आता है, डी एक्स अपॉन डी टी बराबर के, और ए की पावर तो जीरो था, बताओ पावर क्या था, जीरो, क्योंकि जीरो ऑर्डर का जब आपसे कभी रेट का कोई ग्राफ पूछेगा तो आप बेटा रेट लाई लिख लेना, ठीक है। तो रेट इज इक्वल टू के। अब बताओ यहाँ पर देखा जाए तो ये वाई है, रेट हो गया, एम एक्स हो गया, स्लोप यहाँ जीरो है, देखो यहाँ पे आगे कुछ नहीं मतलब जीरो है। तो ये रेट आपका हो गया वाई, और आपका जो एक्स है वो तो गायब ही है यहाँ पर कंसंट्रेशन, बाकी स्लोप आपका के हो जाएगा। तो इसमें तो ग्राफ कैसे बनेगा बच्चा, यहाँ पे लिखेंगे रेट लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, रेट। रेट का मतलब हो गया डी एक्स अपॉन डी टी, रेट का मतलब भाव थोड़ा नहीं है, इधर मैं लिख लूंगा कंसंट्रेशन जो फिलहाल गायब ही है। तो यहाँ पर देखिए अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाते भी हैं, ठीक है, अगर आप बढ़ाते भी हैं तो सीधी सी बात है यहाँ पर आपका ग्राफ स्लो, अच्छा इंटरसेप्ट आपका जीरो हो गया तो ऑरिजिन से आएगा, कहाँ से आएगा, ऑरिजिन से। और देखिए इस तरह का आपका ग्राफ बनेगा ऐसे, ठीक है। तो सॉरी इस तरह का नहीं बनेगा, यहाँ पर इंटरसेप्ट तो है, यहाँ पर देखिए इस तरह का आएगा कंसंट्रेशन, यहाँ पर ए नॉट कर लेते हैं, ठीक है, ए नॉट कर लेते हैं, अपना इनिशियल वाला कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो अगर आप जैसे जैसे इनिशियल का बढ़ाएंगे, यहाँ पर जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे, देखो वैसे भी यहाँ इसकी पावर जीरो थी, इसकी पावर क्या थी, जीरो, इसका मतलब आप कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे, रेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप जैसे जैसे
कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे बेटा रेट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि रेट यहाँ पर ए की तो वैल्यू ही गायब है ना, और यहाँ पर जो के आ रहा है बेटा इंटरसेप्ट है। के क्या है बेटा? इंटरसेप्ट। यहाँ मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान से बात सुनिए। जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन की पावर क्या चपक चुकी है? 0 चपक चुकी है। बात समझ रहे हैं? तो रेट जो है बेटा वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। बात समझ में आ गई? इतना फटाफट बना लीजिए वीडियो पॉज करके। देखो उसको मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, ताकि बेटा किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रह जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो मैं फिर से एक बार ये अलग ग्राफ ड्रा करके आपको दिखाता हूँ। ये ग्राफ बेटा किसके बीच है? रेट बेटा क्या हो गया? dx अपॉन dt। कंसंट्रेशन क्या हो गया बेटा? a हो गया, ठीक है। तो जब आपको रेट और कंसंट्रेशन के बीच ग्राफ ड्रा करना हो ना, तो आप रेट ला लिख लिया करो। रेट ला मेरे पास क्या है? dx अपॉन dt इज इक्वल टू के, और a की पावर में 0। अच्छा ये बताओ, अगर यहाँ a की पावर 0 मतलब ये वैल्यू तो यहाँ तो गायब हो गई, तो यहाँ तो जो वेरिएबल टर्म था वो तो गायब, मतलब जो रेट है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो ये क्या बच गया बताइए? dx अपॉन dt बराबर के क्या है बेटा? केवल कांस्टेंट, यानी यहाँ पे स्लोप वाला टर्म तो नहीं है, मगर इंटरसेप्ट जो कांस्टेंट टर्म था सी वाला वो केवल है। तो ये जो ग्राफ आएगा, अगर मैं यहाँ लिखूंगा dx अपॉन dt और यहाँ लिखूंगा कंसंट्रेशन, तो पहली बात तो कंसंट्रेशन को चेंज करने पर रेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये लाइन ऐसी जानी चाहिए। इसका मतलब ही यही होता है, मैं कंसंट्रेशन तो लगातार बढ़ा रहा हूं मगर रेट में भाई कोई फर्क नहीं आ रहा है। मगर हाँ, ये जो इंटरसेप्ट की वैल्यू आ रही है ना, ये जो इंटरसेप्ट की वैल्यू आ रही है, इसे मैं के मान सकता हूं। क्या मान सकता हूं? के, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपना जो मेरे पास तीसरा ग्राफ है। तीसरा ग्राफ बच्चा किसके बीच है? देखो ध्यान से, हाफ लाइफ टाइम और ए नॉट के बीच। तो कुछ कहेंगे सर ए नॉट तो आप कांस्टेंट मान के चले थे। नहीं, मैं अगर 3-4 अलग अलग रिएक्शनें करूं जिनमें मैं बार बार अपना इनिशियल बदलूं, मतलब क्या बदलूं बेटा? इनिशियल कंसंट्रेशन बार बार बदलूं, तो बेटा उसको बदलने से हाफ लाइफ टाइम में क्या फर्क पड़ेगा? तो जाहिर सी बात है, अगर मेरे को थर्ड ग्राफ जो ड्रा करना है वो हाफ लाइफ टाइम वर्सेस ए नॉट है, तो मेरे को ये वाली इक्वेशन जो मैंने रफ नहीं करी है इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं लिख लेता हूं टी हाफ बराबर 1/2k और ए नॉट। अब देखिए मेरे को ग्राफ ड्रा करना है ए नॉट और इसके बीच, मतलब इसको मैं मानूंगा वेरिएबल और इसको भी क्या मानूंगा? वेरिएबल। मतलब मैं ये चाह रहा हूं कि अगर मैं ए नॉट बदलूं, मैं चाह क्या रहा हूं पहले समझिए ना, कि अगर मैं ए नॉट बदलूं ना तो उसको बदलने से भाई टी हाफ में क्या फर्क पड़ेगा? तो इन दोनों को मैं वेरिएबल मान के चल रहा हूं, तो प्लस यहाँ पर कांस्टेंट तो कुछ है नहीं, तो ये y बराबर mx प्लस सी के अकॉर्डिंग मैं y, मतलब देखो ये ग्राफ जब मैं ड्रा करूंगा बच्चा, तो इधर तो बेटा टी हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टी हाफ। अच्छा यहाँ पर अगला वेरिएबल ए नॉट है। अगला वेरिएबल क्या है? ए नॉट है। अच्छा इंटरसेप्ट यहाँ पर कोई है नहीं, क्योंकि ये 0 चपका है। क्या चपका है बेटा? 0 चपका है। यहाँ पर आप देखिए, अगर इंटरसेप्ट नहीं है तो कोई भी ग्राफ ऑरिजिन से स्टार्ट होता है। अगर इंटरसेप्ट नहीं है भाई, यहाँ से स्टार्ट करोगे, जब इस लाइन में कहीं छुए, जब इस लाइन में कहीं छुएगा ना तो इंटरसेप्ट आएगा। जब इंटरसेप्ट है नहीं तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ये स्टार्ट यहाँ से होगा। अच्छा ए नॉट बढ़ाओगे तो टी हाफ भी बढ़ेगा, तो लगातार इसके बढ़ाने, भाई सामने लिखे हैं ना, तो ये बढ़ाने पे ये बढ़ेगा, तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा इस तरह से। बात समझे? ये ऊपर ऐसे बढ़ता हुआ समझ में आ रहा होगा कि जैसे जैसे मैं ए नॉट बढ़ा रहा हूं ना वैसे वैसे टी हाफ बढ़ेगा। अच्छा इसमें स्लोप भी आ रहा है, तो कुछ बच्चे कल में बताइए, यहाँ पर ये एक्स क्या है? एक्स तो मेरा ए नॉट है, और स्लोप क्या है मेरे पास? अगर मैं यहाँ पर स्लोप पूछता हूँ तो 1/2 के वैल्यू स्लोप की हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1/2 के। तो अगर ऐसा कोई ग्राफ है टी हाफ और ए नॉट के बीच, तो इस तरह से बनेगा। तो भैया हाँ, आपके 0 ऑर्डर के लिए जितने भी ऑर्डर होंगे सब में मोस्टली हम लोग इन्हीं 3 ग्राफ की स्टडी करते हैं। तो आज मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में। मैंने पढ़ा दिया पहले बेटा स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उनके एग्जाम्पल्स बताएं। दूसरा
मैंने आज पूरा जीरो ऑर्डर कंप्लीट कर दिया है। जीरो ऑर्डर का डेरिवेशन हो गया, हाफ लाइफ टाइम हो गया, उनके सारे ग्राफ हो गए। अब नेक्स्ट टर्न जो आएगा उसमें फर्स्ट ऑर्डर का पूरा काम कंप्लीट करना है मेरे को, और उसके साथ जो अगला टर्न आएगा उसमें कोलेजन थ्योरी, मॉलिक्युलरिटी वगैरह क्या है। फिर उसके बाद हम लोग एक आर्हेनियस इक्वेशन करने के बाद कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ लेंगे जो बोर्ड लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लगातार मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपके बोर्ड एग्जाम का सिलेबस हो जाएगा और उसके बाद तुरंत जेई और नीट वाले भी लेक्चर्स आपके लगने। ये सब लेक्चर्स जेई नीट वाले नहीं है, उसमें भड़ा बताना होता है और फटाफट न्यूमेरिकल्स करवाने होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।